चनाइन हाउ डरे टू टच माई प्रिंसेस। तभी उसकी नज़र विजय पर जाती है जो आयशा को अपनी गोद में लिए फ्लो पे बैठ उसे चुप करा रहा था। वही आयशा गिरने के डर की वजह से रोना शुरू कर दिया था, जिसे देख विजय उसके गुलाबी गुलाबी गालों से उसकी मोती जैसे आंसुओं को पोंछते हुए, अरे क्यूट बेबी, कुछ नहीं हुआ, तुम देखो तुम्हें कहाँ चोट आई है, इतना कह वह उसके चबी गाल को घसीट उसके गालों को सहलाने लगा। वह बहुत सॉफ्ट थी, रुई की तरह। वही रामू काका यह नज़ारा देख घबरा जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। उन्हें कबीर कहीं नहीं दिखता। वह राहत की सांस ले जल्दी से उस ओर भागते हैं। उन्हें पता था उनका छोटा बाबा इस बच्ची के लिए कैसा व्यवहार करता था। वो बहुत ही पजेसिव था, जिस वजह से कोई भी नौकर उस बच्ची के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें कुछ बात याद आ जाती है, कैसे 4 महीने पहले किसी सर्वेक में आयशा के पास जाने की कोशिश की थी। उसे सिर्फ टच किया था, जिसे देख कबीर ने उसे सिर्फ छूने भर के लिए डरावनी सजा दी थी, जिस वजह से जब भी आयशा कपूर मेंशन में होती तो जितने भी सर्वेंट रहते वह उस जगह से डरी बना अपना काम करते। कबीर के इस बिहेवियर से अनजान पायल, वंश और सुहाना थे, लेकिन ये सब राजवीर की नज़रों से नहीं बचा था। राजवीर अपने बेटे की हर एक हरकतों पर नज़र रहती थी। जैसे ही रामू काका विजय के पास पहुंचे उसे आयशा से दूर करने के लिए, तभी किसी की रौबदार आवाज आती है, कीप योर डर्टी हैंड्स ऑफ माई प्रिंसेस। तभी विजय को एक जोर का धक्का लगता है, जिसे वो अपनी जगह से थोड़ी दूर जा उस मुलायमदार कारपेट पे जा गिरता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या हुआ। उसके हाथों में जो अभी बच्ची थी वो अब नहीं थी। तभी उसकी नज़रें अपने सामने खड़े इंसान पे चली जाती हैं, जिसे देख वो अंदर तक डर से कांप जाता है। कबीर उसे अपनी जलती निगाहों से उसे ही देख रहा था। कबीर का ऑरा खतरनाक लग रहा था। उसने इस वक्त ब्लैक आउटफिट कैरी की थी, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट जिसके 2 बटन खुले हुए थे, जो उसके 5 फुट 2 इंच के हाइट साथ उसे एरोगेंट लुक दे रहा था। वही इस वक्त कबीर की नीली आंखों की नसें लाल थी। कबीर आयशा को अपने एक हाथ से पकड़ अपने सीने में छुपाए अपनी जलती निगाहों से विजय को देख रहा था। वही विजय की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उसे कबीर में राजवीर नजर आ रहा था, या उसे भी खतरनाक। तभी कबीर की सर्द मगर डरावनी आवाज आती है, हाउ डरे टू यू टच माई प्रिंस इन योर डर्टी हैंड। वही कबीर के आवाज में कोई बच्चों के जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आवाज बिल्कुल सर्द और डरावनी थी। वही विजय कबीर की इतनी डरावनी आवाज डर से कांपते हुए पीछे होते हुए बोला, सॉरी सॉरी सी, मैं सिर्फ हेल्प कर। उसे आज अपने से 15 साल छोटे 11 साल के बच्चे से डर लग रहा था, जिस वजह से उसकी आवाज हकलाते हुए निकल रही थी, क्योंकि उसे कबीर का ओरा ही इतना खतरनाक लग रहा था जो उसे डर से कांपने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी कबीर अपनी नज़र बिना उस पे से हटाए अपने सर्द आवाज मगर ओडर टोन में बोलता है, तुमने मेरी प्रिंसेस को टच करने की गलती की है तो सजा भी मिलेगी। Want to boil water in a bowl right now and some wet tissue paper। जिसे सुन रामू काका घबरा जाते हैं। तभी कबीर उसी शर आवाज में रामू काका को देख बोला, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड रामू काका। वही विजय को कबीर की बातें समझ नहीं आती, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का अंदेशा महसूस हो रहा था। तभी रामू काका हॉल से अंदर की ओर जाते हुए नजर आते। वही आयशा कबीर के सीने में छुपी हुई उसके गोद में पहले से ही रो रही थी, क्योंकि कबीर का ऐसे यूं झटके में विजय से छीन अपने गोद में लेना और उसकी डरावनी आवाज सुन और ज्यादा रोने लगी थी। उसे भले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका कबीर को ऐसा बोलना डरा रहा था। वह 1 साल की बच्ची कबीर के सीने में लगी रो रही थी, जिस वजह से कबीर का ध्यान आयशा के ऊपर चला जाता है। तभी कबीर की नजरें विजय से हट आयशा पे जाती है। उसकी वह आंखें अभी भी उसी तरह लाल थी। उसके आंखों के सामने वह मंजर थे, कैसे विजय आयशा के चेहरे को अपने हाथों से टच कर सहला रहा था। वही आयशा का चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। कबीर इंटेंसली आयशा के पूरे चेहरे को देखते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर बढ़ा, उसके चबी चीक को अपने अंगूठे से प्रेसर के साथ टच कर अपने अंगूठे से उसके आंसू रफली रब करते हुए पोंछ एक अजीब से भाव में बोला, विल रिमूव ऑल डर्टी टच इन योर चीक प्रिंसेस, जिसे तुम पूरी तरह से साफ हो जाओगी। वही आयशा बस रोए जा रही थी। शुश प्रिंसेस। वही विजय जो नीचे से घबराया हुआ बैठा था। कबीर के मुंह से ऐसे अजीब बातें सुन उसे अजीब लग रहा था। विजय अपनी जगह से जैसे उठने को होता है, तभी रामू काका हॉल में आते हुए नजर आए। उनके हाथों में जो ट्रे था उसमें कुछ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। तभी रामू काका जब उनके पास आए, जिसे देख विजय घबरा जाता है, जिसे देख उसे अपने साथ बुरा होने का डर महसूस कर वह कांप गया। वही कबीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है।
रामू काका अपने हाथ में जो ट्रे लिए थे उसे सोफे के बीचों बीच कांच के बड़े से सेंटर टेबल पर वो ट्रे रख साइड हो जाते हैं। तभी विजय की नज़र उस पर पड़ती है, जिसे देखो वो डर से कांप जाता है क्योंकि उस टेबल पर जो ट्रे था उसमें कांच का बड़ा बोतल था, जिसमें खुलत हुआ पानी था, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। वही उसके साइड में वेट टिश्यू वाइप्स था। वही कबीर अपनी प्रिंसेस को ले ब्लैक सेंटर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। आयशा को अपने थाए एडजस्ट कर उसके फेस को अपनी तरफ करता है। अब आयशा ने थोड़ा रोना कम कर दिया था। शुश, डोंट क्राई प्रिंसेस, इतना कह कबीर उसके बेग को रफली सहलाने लगा। तभी विजय हकलाते हुए बोला, देखो बच्चे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस फाइल लेकर आया था राजवीर सर के पास साइन लेने। तभी मैंने बस बच्ची को गिरता देख गिरने से बचाया था और वह रोने लगी थी। इतना कह वहां से उठ को भाग जाना चाहता था। उसे अपने साथ कुछ बुरा होने का डर लगने लगा था। विजय अपने चेहरे पर डर का भाव न लाते हुए कि वह सिर्फ 11 साल के बच्चे से डर रहा है, लेकिन वह सही में डर रहा था। बस वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। वह कबीर को नहीं दिखाना चाहता था कि वह उससे डर रहा है। वैसे भी उसने सुना था राजवीर का की क्रूरता के बारे में, लेकिन आज राजवीर की जगह कबीर में वह चीज देख पा रहा था। वो अपनी जगह से उठ जैसे वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए, या बोलो दौड़ने के लिए, वह कैसे भी करे यहाँ से भाग जाना चाहता था। वो ये तक भूल गया था कि वह यहाँ किस लिए आया था। उसे उस इम्पोर्टेंट फाइल में राजवीर सिग्नेचर की जरूरत थी, लेकिन वह ये सब छोड़ो यहाँ से बस भाग जाना चाहता था। तभी किसी ने उसे पीछे से मजबूती से पकड़ फिर से उस जगह घसीटते हुए ला खड़ा कर दिया था, जिसे महसूस कर विजय चिल्लाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उस इंसान की पकड़ काफी मजबूत थी। विजय झटपटा सा रहा था, लेकिन उस इंसान ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। जब विजय अपनी नजरें ऊपर कर देखा तो शौक हो गया। उसके सामने 15 साल का लड़का था, लेकिन वह देखने से बिल्कुल भी 15 साल का नहीं लग रहा था। उसकी हाइट अच्छी खासी 5 फुट 8 इंच थी, साथ ही अच्छी खासी बॉडी। वो कोई और नहीं राहुल खुराना था, कबीर का पर्सनल बॉडीगार्ड, जिसे राजवीर ने खुद कबीर के लिए चुना था। राहुल हमेशा कबीर के साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए रहता है, साथ ही कबीर की ट्रेनिंग राहुल कराता है। राहुल एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है इतनी कम उम्र में। वही राहुल के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वो विजय को घसीटते हुए कबीर के पास ला खड़ा कर विजय से 2 कदम दूर हो खड़ा हो जाता है। यह क्या बदतमीजी है, विजय चीखा। मुझे जाने दो विजय, तुम इतनी छोटे हो, किसी बड़े के साथ ऐसे पेश आते हो। ओए बच्चे, मुझे जाने दो, तुम्हारे पापा राजवीर सर को पता चलेगा। उनके कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, तुम जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। विजय ने कबीर को डराते हुए धमकी दे। वही कबीर को देखा ऐसा लगा रहा था उसने विजय की कोई बात सुनी ही नहीं हो। उसका ध्यान सिर्फ अपनी प्रिंसेस पर था। कबीर अपने सामने उस कांच की टेबल पर ट्रे से वेट टिश्यू उठा आयशा के चेहरे को पोंछने लगता है। उसकी नजरें इस वक्त सिर्फ आयशा पर थी, लेकिन उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था। कबीर एकटक आयशा को इंटेंसली देखते हुए उसके पूरे चेहरे को उस वेटेड वाइप से रिफिली पोंछ रहा था, जिसकी वजह से आयशा का गोरा चेहरा लाल हो गया था, जिस वजह से वो रो रही थी। वही कबीर वेट वाइप से आयशा के पूरे चेहरे को पूछ रहा था। कबीर इंटेंसली आयशा को देखते हुए बोला, तुमने आज सबसे बड़ी गलती की, मेरी प्रिंसेस को टच कर। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरे अलावा मेरी प्रिंसेस को छूने का हक किसी गैर मर्द को नहीं है। मेरी प्रिंसेस को टच करने की गलती करती है तो उसकी सजा तो मिलेगी न, जिससे उस इंसान को भी याद रहे कि उसने क्या गलती की थी, जिसके बाद वो उस गलती को दोहराने के लायक न रहे। जिसे सुन विजय चौंक जाता है। उसके मुंह से कबीर के लिए निकला, आर यू मेंटल। जिसे सुन कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। या आई एम ऑब्सेस्ड फॉर माई प्रिंसेस। मुझे तुम्हारे हाथों से अपनी प्रिंसेस की टच एंड फ्रेग्रेंस को रिमूव करना है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। इतना कह कबीर रुक जाता है। वही विजय घबराते हुए कबीर को देखने लगता है। तुम क्या बोलना चाहते हो, विजय हकलाते हुए बोला। कबीर विजय को देख अपनी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम मेरी प्रिंसेस के टच एंड फ्रेंगन को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो। तुम्हें पहले अपने हाथों से मेरे प्रिंसेस की टच और फ्रेंगन को रिमूव करना होगा। फिर अपनी सोफे टेबल कांच की बावल पर पड़ती है, जिसमें गर्म खौलता पानी था, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहे थे। कबीर अजीब तरीके से उस बॉल को देख विजय से बोला, इस पानी की बोल में अपने हाथ डूबा, अपने हाथों को अच्छे से साफ कर मेरी प्रिंसेस की टच को अपने हाथों से रिमूव करो। जिसे सुन विजय चौंक जाता है। चटेंट सजा प्रिंसेस, आर यू मेंटल। जिसे सुन कबीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। या आई एम ऑब्सेस्ड फॉर माई प्रिंसेस।
मुझे तुम्हारे हाथों से अपनी प्रिंसेस की टच एंड फ्रेग्रेंस को रिमूव करना है, तो तुम्हें उसके लिए कुछ तो करना ही होगा। इतना कह कबीर रुक जाता है। वही विजय घबराते हुए कबीर को देखने लगता है। तुम क्या बोलना चाहते हो? विजय हकलाते हुए बोला। कबीर विजय को देख अपनी ठंडे एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम मेरी प्रिंसेस की टच एंड फ्रेंगन को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? तुम्हें पहले अपने हाथों से मेरे प्रिंसेस के टच और फ्रेंगन को रिमूव करना होगा। फिर अपनी सोफे टेबल कांच की बोक पर पड़ती है जिसमें गर्म खौलता पानी था, जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहे थे। कबीर अजीब तरीके से उस बॉल को देख विजय से बोला, इस पानी के बोल में अपने हाथ डूबा, अपने हाथों को अच्छे से साफ कर मेरी प्रिंसेस की टच को अपने हाथों से रिमूव करो। जिसे सुन विजय चौंक जाता है। लड़के तुम पागल हो क्या? जिसे सुन कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी उसी ठंडे भाव में जवाब देता है, या ओनली फॉर माई प्रिंसेस एंड आई डोंट लाइक यू रिपीट माई वर्ड। वही रामू काका जो साइड में खड़े ये सब कब से देख रहे थे। कबीर की यह बातें सुन वह घबरा जाते हैं। वह जल्दी से हॉल के टेलीकॉम साइड जा चुपके राजवीर के स्टडी रूम में कॉल लगा राजवीर को सारी बात बता देते हैं। वही विजय वहां से जाने के लिए फिर से कोशिश करता है, लेकिन राहुल ने फिर से उसे दबोच लिया था, उसकी जगह पर खड़ा कर देता है। विजय अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वही बस कबीर एक नज़र राहुल के आंखों में देखता है जिससे वह सब समझ जाता। वह विजय को खींचते हुए उस बॉल के सामने ले जा विजय के हाथ उस गर्म पानी के बॉल में जबरदस्ती डाल देता है। तभी अचानक से उस बड़े से आलीशान हॉल में विजय की चीख गूंज उठती है। वह उस गर्म पानी के बॉल से अपने हाथ निकालना चाहता था, लेकिन राहुल की पकड़ से छूटना कोई आम बात नहीं थी। वह अच्छा खासा ट्रेन बॉडीगार्ड में से एक था। भले वह कम उम्र का था, लेकिन उसे ट्रेनिंग उसकी छोटी उम्र देखी नहीं दी गई थी। वही उस हॉल में सिर्फ विजय की चीख गूंज रही थी, जिसे सुन सभी नौकर छुप छुप के ये सब देख रहे थे। उनके पैर डर से कांप रहे थे। वही रामू काका बस घबराते हुए कभी कबीर की ओर दिखते तो कभी थर्ड फ्लोर की स्टडी रूम की ओर देखते हैं। वही राजवीर थर्ड फ्लोर की कॉरिडोर में रेलिंग को पकड़ अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कबीर की ये हरकत देख रहा था। वही विजय की चीख सुन कबीर के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, सेटिस्फैक्शन था। वो सर्टिफाइड भाव के साथ एक टकाहाना को देखते हुए उसके चेहरे को, उसके हाथों को उस वेटेड वाइप से साफ कर रहा था। वही आयशा के चेहरे लाल हो चुके थे। आयशा का रोना सुबकने में बदल चुका था, लेकिन विजय की चीख की वजह से आयशा फिर से रोना स्टार्ट कर दिया था। भले आयशा का चेहरा कबीर की तरफ, लेकिन विजय की ऐसी दर्द भरी चिकसाना फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। कबीर वेट वाइप्स नीचे रख आयशा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, डोंट क्राई। मैंने तुम्हारी टच को उसके हाथों से अब हटा दिया। अब उसके हाथों में ना तुम्हारी फ्रेग्रेंस और टच, अब दोनों ना रहे। तभी उस बड़े से आलीशान हॉल में किसी के रौबदार आवाज को गूंज उठती है, ये क्या हो रहा है? ये बात किसी और की नहीं राजवीर की थी, जो थर्ड फ्लोर की कॉरिडोर पर खड़ा हूं बोल रहा था। जिसे सुनने के बाद राहुल विजय को हाथों को छोड़ साइड खड़ा हो जाता है। वही राजवीर की आवाज सुन कबीरा सोफे पर अभी भी वैसे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी डर के भाव नहीं थी। तभी राजवीर अपनी कड़क आवाज में रामू काका को विजय को वहां से बाहर ले जाने के लिए बोलते हैं। वही विजय राहुल को छोड़ देने के बाद अपने हाथ उस गर्म पानी से निकलता देख जो जल के लाल हो चुके थे, वह भी दर्द से पागलों की तरह तड़प रहा था। तभी रामू काका विजय के पास आते हैं, अपने चेहरे पर माफी वाले भावले उसे बाहर ले जाने के लिए। तभी विजय अपने हाथ झटक राजवीर की ओर देख बोलता है। वही विजय दर्द और गुस्से से बौखलाया हुआ था। उससे यह बात सहन नहीं हो रही थी कि उसके साथ यह सलूक उस बच्चे ने किया था। वह गुस्से से बोला, सर, ये लड़का पागल है, साइको है, जिसका इलाज कराना पड़ेगा किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में। वो गुस्से से चीख के बोला। जिसे सुने की बात राजवीर की आंखें शर्द हो जाती है। वह अपनी पकड़ रेलिंग पर टाइट कर देता है। वही रामू काका भी विजय को देखते हुए अपने मन में बोलते, का बोल दे इस रे बावरा, अब तेरा का हो। तभी हॉल में राजवीर की सर्द मगर डरावनी आवाज गूंज उठती है, राहुल, आई वॉन्ट हिम डार्क एरिया। वही राजवीर की इतनी डरावनी आवाज सुन वहां पे सब डर से कांप जाते। वही विजय को अब एहसास होता है उसने अभी क्या बोल दिया है। तभी विजय को महसूस होता कोई उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले जा रहा है। वह और कोई नहीं राहुल था, जो उसे राजवीर के ऑर्डर पर उसे डार्क एरिया साइड ले जा रहा था। विजय चिल्लाते रह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीख उस हॉल में आना बंद सी हो गई थी। वही उस हॉल का माहौल बिल्कुल इस वक्त शांत हो चुका था। वही कबीर ने आयशा को अपने सीने से लगाए शांत कर रहा था, जो अभी भी रो रही थी। तभी राजवीर की ठंडी आवाज फिर से उस हॉल में आती है, तुम मुझे 10 मिनट के अंदर स्टडी रूम में मिलो। इतना बोल राजवीर अपने स्टडी रूम की ओर चल देता। वही कबीर अपने डैड की बात सुन एकटक आयशा को निहारते हुए उसके चेहरे को सहला रहा था। उसकी नजरों में कुछ अजीब सा था।
वह अपनी नजरें आयशा पर टिकाए हुए उसके गाल को अजीब तरीके से सहलाते हुए बोला, आई कांट टॉलरेट प्रिंसेस, कि कोई तुम्हारी करीब आए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी प्रिंसेस हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग है, लेकिन मैं बहुत जल्दी पता लगा कि रहूंगा। शशिश, अब चुप हो जाओ प्रिंसेस, तुम्हारी भी गलती है, तुम उसके करीब क्यों गई? मैं तुम्हें अपनी जगह शांति से बैठ खेलने के लिए कहा था ना। इतना बोल अपने अंगूठे से आयशा के चाबी गालों से आंसू की बूंद पूछता है। वही 1 से 1.5 साल की आयशा को कबीर की बातें समझ तो नहीं आ रही थी। वह बस सुबकते हुए अपने लाल चेहरे और आंसू से भरी भूरी आंखों के साथ कबीर का चेहरा टुकुर डेकुर देख रही थी, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वही कबीर आयशा को अपने सीने में लगा उसके पीठ को रब करते हुए अब उसे शांत कर आने लगा था। 10 मिनट बाद राजवीर का स्टडी रूम। राजवीर अपने स्टडी रूम के लेदर की चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वही कुछ दूर पर राहुल और कबीर उसके सामने खड़े थे। राहुल ने अपना सर नीचे किया था, लेकिन कबीर अपने डैड को देख रहा था। तभी राजवीर की कड़क आवाज आती है, तुम राहुल के साथ ट्रेनिंग सेक्टर में जा रहे हो। 1 महीने के लिए तुम दोनों उनके साथ रह, वही 1 महीना रहे ट्रेनिंग लेनी होगी। एक माफिया को अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिसे सुन कबीर की आंखें लाल हो जाती है। वह अपने डेड की आंखों में देखने लगता है। कबीर जैसी अपने डेड को कुछ बोलने को होता है, राजवीर उसकी एक्सप्रेशन को देख समझ जाता है। राजवीर कड़क आवाज में बोला, दिस इज माई ऑर्डर, दैट्स फाइनल। इतना बोल राजवीर कबीर और राहुल को जाने का इशारा करता है। वहीं राहुल चलाता है, लेकिन कबीर अपने जगह पर वैसे बिना डर के खड़ा रहता है, जिसे देख राजवीर की भावें सिकुड़ जाती है। वो अपनी एक इवरो ऊपर की ओर उठा कबीर को घूर के देखने लगता है। आई कांट, मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड। जिसे सुनने के बाद राजवीर के चेहरे पर अजीब से भाव आते, लेकिन वह तुरंत अपने एक्सप्रेशन को छुपा कबीर को देख बोलता है, वॉट, ये तुम्हारी सजा है, तुम उसे 1 महीना दूर रहोगे, दैट इज फाइनल। जिसे सुनने के बाद कबीर अपनी हाथों की मुठ्ठी और कस के बंद कर लेता। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुखलाल थी। 10 मिनट में बाद तुम राहुल के साथ निकल रहे हो। राजवीर अपना ऑर्डर कबीर को सुना देता है। 11 स्टडी रूम रोमांस। आई कांट, मैं उसके बिना नहीं रह सकता डैड। जिसे सुनने के बाद राजवीर के चेहरे पर अजीब से भाव आते, लेकिन वह तुरंत अपने एक्सप्रेशन को छुपा कबीर को देख बोलता है, वॉट, ये तुम्हारी सजा है, तुम उसे 1 महीना दूर रहोगे, दैट इज फाइनल। जिसे सुनने के बाद कबीर अपनी हाथों की मुट्ठी और कस के बंद कर लेता। उसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्खलाल थी। 10 मिनट में बाद तुम राहुल के साथ निकल रहे हो। राजवीर अपना ऑर्डर कबीर को सुना देता है। रात का वक्त। वही पायल शॉपिंग करके आ चुकी थी। वह कब से कबीर को ढूंढ रही थी। वो उसके लिए कलरफुल टाइप के कपड़े लाई थी। वही कबीर को कलरफुल कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। उसे राजवीर की तरह ब्लैक कपड़े पहना पसंद था, लेकिन पायल तो पायल थी, वह दोनों को अपने पसंद के कपड़े पहना कर भी रहती थी। लेकिन वो जब से आई है उसे कबीर कहीं नहीं दिखता। तब जब वो रामू काका से पूछती है, आपने कबीर को देखा? तो रामू काका घबरा से जाते हैं। वो अपनी घबराहट को छुपा अपनी मुंडी में हिलाई, बोले, नहीं मेम साहब, हमें नहीं पता। जिसे सुन अब पायल को घबराहट सी होने लगी थी। फिर रामू काका से पूछी, आपके साहब कहाँ है, कहीं अभी भी स्टडी रूम में तो नहीं? जिसे सुन रामू काका अपनी मुंडी हाँ में हिला देते हैं। पायल भी स्टडी रूम की ओर चल देती है। वही राजवीर का स्टडी रूम का दरवाजा एक धड़ाम की आवाज के साथ खुलता है, जिससे राजवीर को बिना सर उठाए पता था कि वह कौन होगा, क्योंकि किसी और की इतनी हिम्मत नहीं बिना राजवीर के परमिशन के उसके स्टडी रूम में कोई आए। पायल सीधी राजवीर के पास जा उससे बोली, वीर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। जिसे सुन राजवीर चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वह अपने इमोशंस चेहरे के साथ अपनी आंखें छोटी कर नजरें उठा पायल की ओर देखता है और अपने एक हाथ से लैपटॉप को बंद कर वह इस वक्त वो इंटरनेशनल मीटिंग में था, लेकिन पायल के सीधा आ जाने की वजह से मीटिंग को एंड कर देता है। वीर, मेरा बेटा नहीं मिल रहा, पता नहीं मेरा क्यूटी पाए अभी तक उसने कुछ खाया कि नहीं, वह कहे मैं उस। वो इससे आगे कुछ बोल पाती तभी राजवीर उसके हाथ को पकड़ अपनी ओर एक झटके के साथ खींचता है, जिस वजह से वह सीधा राजवीर की गोद में जा गिरती है। वीर। पायल राजवीर के गोद में थी, उसके दोनों हाथ राजवीर के गले ग्रेटर दैन डाले हुए थे। राजवीर उसके के बालों को मजबूती से पकड़ उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर बोला, डॉल, व्हाई आर यू ऑलवेज फॉरगेट, वह हमारा बेटा है। इतना कह पायल को घूरने लगता है। डॉल, वो हमारे फटनाइट और मेरे हार्ड वर्क का नतीजा है जो वो अभी इस दुनिया में है। एंड यू नो, तुम तो जानती हो वह मेरी पहली बार में काना। इतना बोल अपनी बात अधूरी छोड़ डेविल स्माइल कर पायल को देखने लगता है।
वही पायल राजवीर की बातें सुन शर्म और गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह राजवीर को घूर के देखते हुए बोली, अब वीर मेरे बाल छोड़ो, दर्द हो रहा है। इतना कह पायल अपने बालों को राजवीर के हाथों से छोड़ती है। वही अभी भी पायल के चेहरे पे कबीर के लिए फिक्र थी, जिसे देख राजवीर पायल के बालों छोड़ पायल को अपनी गोद में अच्छे से एडजस्ट कर बैठता है। उसके चेहरे को अपने राइट हैंड से सॉफ्टली सहला बोला, डॉल व्हाट हैपेंड। पायल बोली, वीर क्यूटी नहीं मिल रहा, मुझे टेंशन हो रही है। इस वक्त पायल के चेहरे पर साफ कबीर के लिए टेंशन दिख रहे थे। वहीं राजवीर की आंखें छोटी हो जाती है। वह अपने सख्त चेहरे के साथ पायल को घूर के देखता है। राजवीर अपने ठंडे भाव में उसे जवाब देता है, वो अपने दादा के घर कपूर मेंशन 1 महीने के लिए गया है और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसकी तुम फिक्र कर रही हो। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र करनी चाहिए। गॉट इट। वही पायल अपनी आंखें छोटी कर राजवीर को घूर के देख रही थी, जैसे उसे राजवीर की बातों पर विश्वास ना हो। राजवीर भी अपनी आंखें छोटी कर अपने एक हाथ को पायल की खुली कमर पर ले जा सहलाते हुए मसलता है, जिससे पायल की आहें निकल जाती हैं। डॉल, तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? इतना बोल राजवीर अपनी एक आईब्रो को ऊपर की ओर उठा पायल को देख रहा था। वही पायल राजवीर के हाथ को अपने कमर से हटाते हुए झटकती है, अपनी कमर को उस जगह सहलाती है जहां राजवीर ने इस वक्त मसला था। राजवीर को घूर के देख बोली, वीर दर्द हो रहा है। वही राजवीर को ये पसंद नहीं आया था पायल का यूं उसके हाथों को उसके कमर से हटा झटक देना, जिस वजह से पायल को घूर के देख रहा था। लेकिन पायल को ऐसे दर्द में देख राजवीर अपने गुस्से को घूर पायल की हाथों को उसके कमर से हटा देखा तो वहां सही में राजवीर उंगलियों के लाल निशान थे। राजवीर अपने हाथ वहां ले जा उसके कमर के उस लाल वाले हिस्से सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर पायल को एक सुकून और अपने शरीर में सिहरन सा महसूस हो रही थी। वीर क्यूटी पापा के ये कैसे जा सकता है? जब से उसकी प्रिंस उसकी जिंदगी में आए हैं तब से इन 1 सालों में क्यूटी कबीर ने कहीं आना जाना ही बंद सा कर दिया है, तो यूं अचानक। इतना बोल वो राजवीर को घूर के देख जैसे को उस पर शक कर रही हो। राजवीर अपनी आंखें छोटी कर पायल को घूर के देख बोला, डॉल तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? इतना कह वो पायल की होठों को अपने होठ में भर चूसते हुए बाइट कर किस करने लगता है। राजवीर उसे पेशन के साथ किस करते हुए पायल की कमर को साड़ी के अंदर सहला रहा था। वही पायल राजवीर ऐसे अचानक किस करने की वजह से पायल चौंक जाती है। राजवीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन राजवीर उसे दूर नहीं होता। वो जानती थी राजवीर उसके रोकने से नहीं रुकने वाला, उसे रोकने से वो और भी ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा। वही उन्हें किस करते हुए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन राजवीर का मन अभी भी नहीं भरा था। वही पायल सांस लेने के लिए छटपटाने सी लगी थी, जिस वजह से राजवीर को पायल को छोड़ना पड़ा था। इस वक्त राजवीर के चेहरे पर डिससेटिस्फैक्शन वाले भाव थे। वह पायल को घूर के देखते हुए बोला, डीएल हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, तुम अभी भी इतने से किस को टॉलरेट नहीं कर पाती? जिसे सुन पायल की राजवीर को पूर के देखती है। डॉल लैम हंग्री, जिससे सुन पायल नासमझी में उसके गोद उतर राजवीर के लिए डिनर रेडी करने के लिए जाने वाले थी, जिसे देख राजवीर फिर से अपने करीब खींच बोला, डॉल आई एम हंग्री बट आई वांट ईट यू। जिससे सुन पायल चौंक जाती है। वह घूर के राजवीर को देखने लगती है। नो, स्टडी रूम में नहीं। जिसे सुन राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, डॉल हमने तो ये सब कई बार किया और तुम तो मेरा पूरा सा। इसे आगे राजवीर कुछ बोल पाता। पायल ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए थे और उसे घूर के देख रही थी, लेकिन राजवीर को जैसे पायल की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके हाथों चूम बाइट करता है। पायल तुरंत राजवीर के होठों से अपने हाथ हटा लेती और घूर राजवीर को देखती है, लेकिन राजवीर उसकी नजरों को इग्नोर कर पायल को अपने करीब कर दोबारा से पायल के होठों को अपने होठ में भर किस करने लगता है। पायल को किस करते हुए अपने हाथ ऊपर की ओर ले जा उसके गर्दन को सहलाता है। वो उसे किस करते हुए उन जगह पर बाइट के निशान बना रहा था। वही पायल दर्द से आहें भर रही थी। पायल अपने हाथ राजवीर के बालों में ले जा उन्हें मुआई में भर राजवीर को और अपने से करीब कर रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े नीचे पड़े हुए थे। राजवीर लेदर की चेयर पर अपनी हरकत चालू कर दी थी। अब उस रूम में दोनों की सिर्फ तेज आहें भरने की आवाज आ रही थी। 3 साल बाद, बेबी धीरे चलो गिर जाओगी। 12 डोंट क्राई प्रिंसेस। 3 साल बाद, बेबी धीरे चलो गिर जाओगी। एक 34 साल का आदमी 4 साल की बच्ची के पीछे भागते हुए बोला, बेबी धीर दोरो गिर जाओगे फिर तुम्हें चोट लग जाएगी, हम जा रहे हैं ना तुम्हारे आशु के पास। यह वर्ड उस इंसान ने खींचकर चीरते हुए बोला था, जिसे सुन वह 4 साल की बच्ची रुक अपने कमर पर एक हाथ रखते हुए बोली, ओ डेडा आप कितना धीरे चलते हो।
आशु सही कहता है, आप बुड्ढे हो गए हो। जिसे सुन वह इंसान अपनी जगह रुक जाता है और घूर के अपनी बेटी को देखने लगता है और मन में बोलते हैं, 10 लड़के ने मेरी बेटी के सामने मेरे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। द वंश सिंघानिया की। जी हम वह इंसान और कोई नहीं वंश था, और वह छोटी सी लड़की और कोई नहीं आयशा शी, जो जब 4 साल की हो गई उसने इस चक बेबी पिक कलर की नीले तक फॉक के साथ अपने बालों में छोटे छोटे बाबी डॉल वाली पिक विलिप लगाई हुई थी। उसके चबी गाल अभी हूल के हल्के गुलाबी थे, जिस वजह से काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी हाइट नॉर्मल 4 साल के बचवे जितनी शी। च पीछे मुड़ अपने डेडा को ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए इसका हुआ देख अपनी कमर पर हाथ रख क्यूटली अपनी तोतली हुई आवाज में बोली, ओहो हो डेडा, आप फिल से खुद से बात करते हुए रुक गए। जल्दी चलिए, मुझे अपनी डॉल आशु को दिखानी है। इतना कह आयशा कपूर विला के अंदर अपनी दौड़ लगाती हूँ। वही वंश अपना मुंह बनाते हुए आयशा को कपूर विला के अंदर जाते हुए देखता रह गया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही है। जो तुम ऐसा मुंह बना रहे हो और तुम्हारा कबीर से जलना ही गया तो चले अब अंदर। जिसे सुन वंश होश में आता है, वो अपने बाजू में देखता है तो वहां लाइट ब्लू कलर की लॉन कुर्ती और डेनिम जीन्स पहने सुहाना उसे घूरते हुए खड़ी थी। वंश अपना मुंह बनाते हुए बोला, मैं उससे क्यों जलूं भला। जिसे सुन सुहाना वंश को इग्नोर करते हुए वह भी कपूर विला के अंदर चली है। जिसे देख वंश चीरते हुए अपना पैर पटक सुहाना के पीछे चला गया। वही कपूर विला के सेकंड फ्लोर कबीर का रूम। तभी कबीर के रूम का कोई अचानक से डोर ओपन करता है और अपने दबे पांव से रूम के अंदर एंटर करता है। वो रूम के चारों ओर किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी उसे वॉशरूम से शावर के पानी के गिरने की आवाज आती है। कुछ देर बाद शावर के पानी की आवाज आना बंद हो जाती है। जिसे सुन वह तुरंत अपने छोटे कदमों से दबे पांव सोफे के पीछे जा छुप जाती है। तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। वॉशरूम गेट पर 14 साल का कबीर ब्लैक टॉवल लिपटे हुए खड़ा था। उसके बॉडी पर अभी भी शावर के पानी की कुछ बूंद थी। कबीर अपने सर के गीले बालों को ब्लैक मिनी टॉवल से पोंछते हुए अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर निकलता है। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वह तुरंत चली जाती है। वो अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने कदम क्लोजेट रूम की ओर न बड़ा ड्रेसिंग टेबल के मिरर की ओर बढ़ा देता है। वो मिरर के सामने खड़ा हो अपने सर को टेढ़ा कर बालों को टॉवल से पोंछते हुए मिरर में अपनी नज़र सोफे के रिफ्लेक्शन की ओर टीका देख इमोशनलेस आवाज में बोला, कम आउट प्रिंसेस। जिससे सुन सोफे के पीछे भी हुई आयशा की आंखें होटी हो जाती है। वो अपने आई रोल करते हुए तोतली आवाज में बोली, ओहो हो आशु को कैसे पता चला मैं ये हूँ। ये हर बार का है आशु का। वह सोफे के पीछे पे हुए खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे कबीर की फिर से ठंडी आवाज सुनाई दी, प्रिंसेस how can you forget that I can feel your presence and smell? Let's come out from behind the sofa. जिससे सुन आयशा इरिटेट होते हैं सोफे के पीछे से बाहर आती है। अपने क्यूट से चेहरे पर नाराजगी के भाव लिए अपने गाल फुला पाउट कर कबीर से बोली, ओ शून्य आशु, ये तुम्हारा हर बार का है। जिससे सुन कबीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। आयशा सोफे के पीछे से बाहर आ कबीर तरफ अपने छोटे कदम बढ़ा देती हैं। वही कबीर अभी भी आयशा की तरफ अपनी पीठ किए खड़ा था। वो अभी भी मिरर में आयशा के रिफ्लेक्शन को देख रहा था। वो मिरर में ही आयशा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। वो पिंक कलर की फ्रॉक में 10 वक्त किसी डॉल से कम नहीं लग रही थी। तभी कबीर की नजरें आयशा की हाथों में जाती है, जिसे देख उसकी नीला आंखें लाल हो जाती है और उसके हाथों की मुआई बन जाती है। वही इस बात से अनजान आयशा अपने हाथ में उस मेल डॉल को लिए हुए एक नज़र कबीर को देख तुरंत अपने हाथों को पीछे की ओर ले जा उस डॉल को कबीर से छुपाते हुए अपने एक्साइटेड टोन में कबीर से बोली, आशु मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कह वह कबीर के सामने आ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है। उसके नहे हाथों में इस वक्त मेल डॉल थी, जो बिल्कुल बाराई डॉल की मूवी में दिखने वाले मेल कैरेक्टर दिखते हैं। ये डॉल नॉर्मल डॉल की साइज से 2 गुना बड़ा था, जिस वजह से आयशा के नहे हाथों को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। इसे स्पेशली वंश ने आयशा के लिए पेरिस से मंगवाया था। वही कबीर का जवाब न पा आयशा एक बार और कबीर से एक्साइटेड टोन में होकर बोली, आशु बोलो ना कैसी लगी तुम्हें ये डॉल। बिल्कुल तुम्हारी तरह, देखो न इसकी नीली आंखें। वही कबीर की नीली से लाल हो चुकी आंखें जो कब से उस मेल डॉल को घूरी जा रही थी। वही आयशा की बात सुन आयशा को घूर देखने लगता। वह अपने सर्द आवाज में बोला, प्रिंसेस यू कंपेयर मी दिस बुलशिट डॉल हाउ। तुमने मेरी जगह 10 बुलशिट डॉल को देने की हिम्मत कैसे की। वही कबीर की ऐसी सर्द आवाज सुन आयशा अंदर तक डर कांप जाती है। उसके हाथ से मेल डॉल छूट जाती है। उसके नन्हे पैर हल्के लड़खड़ा जाते हैं। उसका
चेहरा अब रोने जैसा हो गया था, क्योंकि कबीर नेक भी उसे इस टोन में नहीं डांटता था। वही आयशा को खुद से ऐसा डरता देख कबीर की हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वह अपनी गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा देता है। वही आयशा कबीर को खुद के करीब आता देख डर से पीछे हो जाती है, जिसे देख कबीर की आंखें सिकुड़ सी जाती है। कबीर आयशा के करीब आ उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। वही आयशा कबीर की गोद में चटपटा सी जाती है। वह अपने रुंधे गले से बोली, आशु छोड़ो, यू स्कोल्ड मी। तुमने मुझे डांटा, अब के तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। इतना कह कबीर की खुली सीने पर अपने नहे हाथ रख कबीर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती, जिसे महसूस कर कबीर की पकड़ आयशा की कमर पर टाइट हो जाती है। वह उसे अपनी गोद में टाइटली पकड़ नीचे झुक उस डॉल को उठा उसे अपनी अजीब नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, सॉरी प्रिंसेस, मैं ऐसे बोलने के लिए, लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे पास कोई भी गैर मर्द हो, चाहे वह कोई टॉयज क्यों ना हो। वही आयशा नासमझी में सुबकते हुए कबीर को देख रही थी। उसके चबी गालों पर अभी भी आंसू के कुछ बूंद थे, जिसे देख कबीर अपने हाथ आयशा आंसू की बूंदों पर रख देता है। उसके गालों को सॉफ्टली शक करते हुए उसके आंसू को पी जाता है, जिस वजह से आयशा गाल हल्के गुलाबी से लाल हो चुके थे। यू बाइट मी आशु, इतना बोल आयशा सुबकते हुए नासमझी में कबीर को देख रही थी। शशिश, डोंट क्राई प्रिंसेस। इतना कह कबीर बेदर्दी ढंग से उस टॉय डॉल को सोफे पर फेंक आयशा को अपनी गोद में ही लिए बैग की ओर बढ़ जाता है। बैग के सामने की डोर को खोल उसमें से एक चॉकलेट निकालता है। वही आयशा कबीर के हाथों में चॉकलेट को देख रोना भूल खुश हो जाती है। वही कबीर आयशा को चॉकलेट न दे अपने कदम सोफे की ओर बढ़ा। सोफे पर आयशा को ले एलिगेंटली बैठता है। इस वक्त कबीर सिर्फ ब्लैक टॉवल में था और आयशा अपने पिंक फॉक एंड पिंक क्यूट से शूज में थी। सॉरी, मैं अभी ईद की वजह से एपिसोड नहीं दे पा रही थी और रमजान की वजह से परसों ईद थी और आज हम लोग का घूमना फिरना चला था। और हाँ, मैं ज़्यादा डिटेल में रोमांस नहीं लिख सकती। मेरी स्टोरी अगर पॉकेट एफएम वालों ने पढ़ी और रोमांस ज़्यादा हुआ तो तुरंत डिलीट हो जाएगी, तो मैं जितना लिख सकती मैं उतना ही लिख पाऊंगी। मैं स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रोमांस, थ्रिल, सस्पेंस सभी टाइप की चीज़ लिख रही हूँ। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।